होण। और अगला सैशन जो कृष्णा सोपती जी की शताब्दी के जशन दे विच है, 1925 दे विच पैदा होए कृष्णा जी ने हिंदी दे एक बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही तेजवंत कथाकार वजों अपना स्थान अपनिया किरतां राहीं, अपनिया कथावां राहीं, कहानी संग्रह, नावल, संस्मरण ते रेखा चित्रां दे नाल उन्हां ने जिस किस्म का बाब खड़ा किया है और उन्होंने जिवें अपने पाठकों की सुरत के नाल लगातार न्याय किया है, साडे लई ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने बेशक हिंदी भाषा नूं अपने माध्यम के लिए चुनिया, पर उहदे विच उन्होंने जो पंजाब का जस गाया है, जिस तरह के नाल उन्होंने पंजाब की शोभा नूं अपने नाल रखिया और पंजाब का निशान बन के वगे ने, और जिंदगी नामा वर्गी तो एक महान किरत उन्होंने सानू अपनी सौगात वजों दिती है, जिहड़ी कि साडे कोल एक पंजाब की सिमरती का एक बेहतरीन दस्तावेज बनी रहेगी। इन्हां सारिया सवालों के उपर मुख्तसर ढंग के नाल एक सैशन च किहड़ा उन्हां दे एडे वड्डे कद बुत बारे असीं किन्नी गल कर सकते हैं, पर फिर भी इस सारे उद्यम दे विच मैं सब तो पहलां ते आवाज़ दे रहा त्रिशा गुप्ता जी नूं कि वो आउण और मंच के उपर आके अपना स्थान ग्रहण करन। त्रिशा गुप्ता सेंट स्टीफनस तो हिस्टरी के ग्रैजुएट ने, कैंब्रिज तो इन्होंने अपनी मास्टर्स की और कोलंबिया तो इन्होंने अपनी एमफिल की, और उस दौरान इन्हां दी दिलचस्पी कृष्णा सोपती दे विच हुई, उन्हां दे नाल भरपूर तवील इन्हां दियां मुलाकातां रहियां। सभ्याचार आलोचक ने, नामवर मैगजीन्स और अखबारां दे विच और होरां चैनल्स दे विच इन्हां दियां लिखतां छपदियां ने। अजकल केदारनाथ सिंह जी की कविता का अनुवाद करन दे विच रुझे हुए ने, और तमाम किस्म दियां होर कला प्रदर्शनियां होण या उन्हां दे बाबत एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वजों, एक कल्चर क्रिटिक वजों अपनी राय रखते ने, चर्चा हुंदी है। समा कढ के साडे दरम्यान आए ने कृष्णा सोपती जी के बारे गल करन, मैं उन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ। त्रिशा गुप्ता इन्हां दे नाल चंडीगढ़ तो, मोहाली तो जर्नलिस्ट, फिल्मसाज ते फिल्म राइटर बलप्रीत कौर भी साडे दरम्यान ने। बलप्रीत कौर हुणां नूं मैं आवाज़ दिना कि वो मंच के उपर आउण। और यह साडे दरम्यान कृष्णा सोपती जी दियां लिखतां दे कुछ चोणवें हिस्सों का पाठ साडे नाल साझा करनगे, ते इस तरह के नाल असीं कृष्णा सोपती जी की लेखनी का जो तेवर है, जो उसका अंग्रेजी च कहना होवे तो जो फ्लेवर है कि किस तरह की वो राइटिंग है, उस दे बाबत असीं इन्हां दी रेंडरिंग दे विचों असीं फैज़याब होवांगे ते गल अगे तोरांगे। और तीसरे वक्ता इस पैनल दे विच हिंदी दे कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी साडे दरम्यान ने। पंकज जी बहुत चर्चित कवि ने हिंदी दे। काजू की रोटी उन्हां दा बहुत ही यादगार रह जाने वाला कविता संग्रह है। और इस तो बिना रघुवीर सहाय की कविता के ऊपर, आप ऊपर आ जाएं, आपके आते आते ये चर्चा चलती रहेगी। आइए, रघुवीर सहाय के उपर इन्होंने उन्हां दी एक जीवनी लिखी है साहित्य अकादमी के लिए। वीरेन डंगवाल के बहुत साथी रहे ने, उन्हां दे उपर इन्हां दियां यादां दे बाबत बेहतरीन किताब यही तुम थे। और फिर आलोक धनवा जी दे नाल एक अलौकिक किस्म की इंटरव्यू है जिहड़ी लगभग 9 या 1.5 साल शायद चलती रही है फोन के उपर। और उस नूं जिवें इन्हां ने लिखिया और जो उस वड्डे लेखक दा उहदे विचों कि वो सोचदा किवें है कोई वड्डा कवि, आंसू और रोशनी करके वो किताब मैं पंजाबी वालियां नूं ये कहना चाहुंदा कि ये पढ़िए असीं इन्हां किताबां दे जरिए कि अपने शायरां दे मस्तक दे नेड़े किवें होया जा सकता है, शायर दे सोचण दा ढंग की है, ये सानूं कुछ बुद्धि ये दिंदे ने। और खुद बहुत बेहतरीन वक्ता ने, इन्हां ने इस तो बाद कविता पाठ भी करना है, पर ये कृष्णा सोपती जी ने बहुत सुधी पाठक ने। तो थोड़ा जलवा आपां कल देखिया है, कुछ अज देखांगे। इहदे विच बिना किसी होर गल तो इन्नी गल मैं होर जोड़ दियां कि जे समा होया तो तारा सिंह जी ने एक यादगार इंटरव्यू कृष्णा जी दे नाल 1968-69 दे विच कीती सी। वो पंजाबी दे विच है।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਲਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਮੇਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਸਨ ਗਰਲ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇਜਿਸ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇਜਿਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਗੋਟ just a slight idea of what Krishna Sopti was about and her characters. Sorry, मैं ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ इसमें गुरदास और धनवंती, मतलब मित्रों मरजानी जो एक किरदार है वो अपने आप में एक भरपूर किरदार तो है ही, जिसमें जिसकी जो सेंशुअलिटी का एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है, पर मुझे लगता है कि इस किताब में उसके बहुत सारे और लेयर्स हैं रिश्तों के। सबसे पहले जो मेरे जहन में उतरा वो है गुरदास और धनवंती का रिश्ता, जो समय की आग के ऊपर जो सिका हुआ एक रिश्ता होता है, वो उस रिश्ते की बात मुझे इसमें महसूस हुई। और मुझे लगता है इसमें रिश्तों को लेके जो एक हिंट्स हैं हमें मिल जाते हैं, जो लेना चाहे वो ले सकता है कि रिश्ते किस तरह निभाए जा सकते हैं। गुरदास यह न सुनना चाहते थे, मन ही मन सोचा, साथिन भी बूढ़ी भई, किस नाक की बात उन्होंने की और किस नाक का रोना वो ले बैठी। खींचकर पाँव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों ने उमड़ आया। सिर हिला हिला कर कहा, वंती जैसी तुमने निभाई कोई और क्या निभाएगा, तेरे कर्मों में ही मेहनत है साथिन। अपने मालिक से हमदर्दी पा धनवंती छोटी सी दुल्हनिया बनाई। Sorry, I forgot to put my अपने मालिक से हमदर्दी पा धनवंती छोटी सी दुल्हनिया बनाई। हाथ से माथे का आंचरा ढीला कर तो पहले बाल अंदर कर लिए और लज्जाई सी बोली,
मैं किस जोग, भला हो अपनी सास प्यारी का, जब कभी उल्टी राह चलती तो आख्यान कर कर समझाती, बेटी इस देश से जितना जस रस ले लो वही खट्टी कमाई है। वे दिन याद कर कर्ता से इतना ही मांगती हूँ कि जो स्कूल की बड़ी सरकार थी, जिंदा रहते उसकी सीख निभा जाऊँ। सुनकर गुरदास धनवंती से ऐसे एक हुए कि दो हों ही ना। जिस स्वर्गवासिनी अपनी माँ की याद पर वह रोए थे, वही माँ धनवंती को भी याद आई है। क्षण भर को तो ऐसा लगा जैसे वे दोनों भाई बहन हों और संग संग अपनी बिछड़ गई माँ को याद करते हों। मैंने याद आया कि मेरे फादर और मदर, मतलब माई फादर इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, बट हौली हौली जिमें जिमें उन्हों का रिश्ता पक्या, मैं खुद अखां तो देखा है, सुनिया है कि उन्होंने लोग कहन लग गए कि तुसी भरा पैन लगते हो। सो आई थिंक इट हैपन्स इन लव, जो वक्त नाल सिक्या, बहुत खूबसूरती नाल सिक्या होए, पक्या होए। इस तो पहला कि मैं मित्रों मरजानी का बहुत ही फेमस पैसेज पढ़ा, आई थिंक मैं उस तो पहला कुछ होर एस्पैक्ट्स, मेरे साढ़े कोल टाइम कितना मैं टाइम करके चलूँगी, तुम मैंने दस दिओ। आई वोंट बी एबल टू, तुम मैंने दस दिओ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ किरदार है सुहाग। सुहाग मेरे ख्याल में सुहाग जो है वो मित्रों की जो माँ नहीं बन सकी, वो सुहाग है। और सुहाग दी जड़ी पाकीज़गी है, सुहाग दी जड़ी प्योरिटी है और सिंपलिसिटी और गुडनेस है, प्योर गुडनेस है, वो मित्रों दी जो भी उन्हें इस वर्ल्ड इस दुनिया तो सीखिया है उस चीज़ ਨੂੰ चैलेंज करती है, तो ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ एक होर बहुत खूबसूरत गल है मित्रों मरजानी दी, जिमें कि ज़्यादा पॉपुलरली ये कहा जाता है कि मित्रों मरजानी अपनी सेंशुअलिटी वास्ते ही सब तो ज़्यादा उहदे बारे गल की जाती, पर मैनूं लगता है कि बहुत बेसिक लैवल ते सब अपने आप नूं जिवें असीं भाल रहे हुंदे आ, कोई मैडिटेशन के थ्रू भाल रहा हुंदा है, कोई अपने काम के थ्रू भाल रहा होंदा, कोई अपनी कला के थ्रू भाल रहा होंदा है। तो मित्रों नूं, सुमित्रा नूं सिर्फ और सिर्फ इक्को चीज़ आती है जो वो माँ ने उन्होंने जिस पासे तोरिया कि वो अपनी सेंशुअलिटी के थ्रू, सैक्शुअलिटी के थ्रू अपने आप नूं भाल रही होंदी है। सो सुमित्रा दी मित्रों की एक भाल जो है वो अपने आप च है, पर वो भाल खुद नूं ही रही है, अपनी खुद ही नूं भाल रही है, खुदा नूं भाल रही है मेरे ख्याल नाल। सो ऑबवियसली क्योंकि ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ऑबवियसली ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि वो सच दे नाल सटी हुई है। लेकिन बारी तौर पे वो इन्नी ज़्यादा शॉकिंग है, वो इन्नी ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो इन्नी ज़्यादा ब्रूटली सेंशुअल है कि लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर डीप इनसाइड एवरीबडी वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री एंड वॉक क्लोज टू द ट्रूथ लाइक मित्रों। सो इस बेसिस ते जिहड़ी उहदी मदर इन लॉ है, जिहड़े उहदे फादर इन लॉ है, ईवन जो उसका हसबैंड है, उसका ब्रदर इन लॉ है या उसकी सिस्टर इन लॉ है सुहाग, ये सारे किते ना किते मित्रों नूं अंदरों ही अंदरों बहुत प्यार करते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर। सो जड़ी सुहाग जड़ी मित्रों की सस है धनवंती,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ। सो घड़ी भर को धनवंती जी ही जी कुछ भार तौल करती रही। फिर सुहाग से पूछा, सुहागवंती बेटी, तुमने भी 1-2 साल देवरानी को देखा परखा है? सच सच कहना, दुनिया तो अलाए बलाए बहू के सिर भिड़ाती है, वे क्या तुम्हें सच भासता है? सुहागवंती उठ बैठी, लंबी सांस भर सास की ओर देखा और धीमे से कहा, हम विचके जन अपनी छोटी बुद्धि से दूसरों के छल छिद्र दोष विचार क्या पड़तालें अम्मा? खुली डुली देवरानी एक घड़ी स्याह, दूसरी घड़ी सफ़ेद, उसके मन में क्या है वही जाने, पर तन उसके तो ऐसी प्यास व्याप्ति है कि 100 घट भी थोड़े। मतलब उस टाइम जजमेंट एंटर कर जाती है ਉਹਦੇ जहन विच। ओके, I'm not explaining, I'm actually just enjoying it. I'm sorry, I'll restrain myself. बहू, तेरे देवर को जो जो कहती सुनती है, सोच सोच मेरी देह फूंकने लगती है। सब समझ सुहाग ने सास को ढांढस बढ़ाया। अम्मा, तुम्हारे आगे अब मुंह क्या खोलूं? ये तो इस मुंह फट के कस्बी दिल के छिलके छिल्लड़। धनवंती का चेहरा पहले तमतमाया, फिर लंबी सांस ले बोली, बेटी, उठते बैठते मालिक से यही मांगती हूँ कि हे सृजनहार, इसकी अच्छी बुरी सहने को मेरे बेटे को सिद्दक दे, और इस नक चिकनी के जी में भी कोई ऐसा मंत्र फूंक कि बहू बन पुरखों के कुल कबीले की इज्जत पत तो रख ले। बहू को उबासी लेते देख धनवंती उठ खड़ी हुई, अच्छी तरह कपड़ा उठाया और फिर जाते जाते कहा, चिंता फिक्र छोड़, निश्चिंत हो सुहागवंती, चलकर बनवारी को पटाती हूँ, जाने तेरे बापू के संग किन किस्से कहानियों में उलझा बैठा है। धनवंती दहलीज तक गई कि पीछे से बहू ने पुकारा, अम्मा। धनवंती मुड़ी, फिर बहू के पास आ पूछा, बेटी, कुछ चाहिए था? सुहाग ने सिर हिलाया, ना ना माँ जी। फिर रुक रुक कर कहा, कहने को तो कह बैठी हूँ, पर एक बात मेरे चित्त आती है अम्मा, कि मंजली को तौलने परखने वाली मैं कौन? एक छोटा सा पैसेज है, मित्रों और उसकी माँ की जो एक इक्वेशन है। उसकी माँ जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और मित्रों कि उसके बाद शादी हो गई है, पर कैसे उसकी माँ कभी एक प्रोफेशनल और कभी एक माँ के बीच में जो ये एक पेंडुलेट करती है, ये आई थिंक कि उस तरह का एक पैसेज छोटा सा है। चुहल करती माँ बेटी पैड़ियाँ चढ़ने लगीं तो बालों की हवेली में मानो बहार की कोयलियाँ कूकने लगी। कभी हिन हिन कर माँ हंसती, कभी खिल खिल कर बेटी। बाहें फैला मित्रों ने अल्हड़ अंगड़ाई ली और माँ को ऐसे निहारा जैसे कोई बचपन की सहेली हो, और हंस हंस कर कहा, अपने कबूतर से दिल को किस कैद में रखोगी बीबो? ये तो नित नया चुग्गा मांगेगी। बालों ने लड़की की ओढ़नी तले उभरे 2 जोबन देखे और ऊँटों पर फीकी मुस्कान बिखेर कर बोली, तेरी यही शीरी बातें सुनने को मैं तरस गई थी मित्रों। आई थिंक इस तो बाद मैं दिलो दानिश तो कुछ पढ़ लें दिया। सुमेल, सो
दिलो दानिश दी कहानी ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇजेस ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। वकील साहब ने कहे गए के पीछे झांकने की कोशिश की, फिर गैर ज़रूरी समझकर महक को ही आजू बाजू से निहारने लगे। छज्जे वाली टीन की छत पर बारिश का पानी लगातार शोर करता रहा। मेह के इस लबालब बहते हुए शोर को कृपा नारायण अपने अंदर सुनने लगे। तौबा, क्या आवाज़ है! बरसते पानी के तमाम उछाल जैसे जिस्म में आ उगे हों। में है, शोर है, बरसात है, रात है, महक है। तेज़ हवाओं ने जैसे अंदर के झुरमुट को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। एक छोटा सा पैसेज है इसमें जिसमें कि कृष्णा सोपती ने एक मैन वुमन के बीच में जो भी एक इंटीमेट मोमेंट्स हैं उनको कितनी खूबसूरती से, बहुत ही नापे तोले लफ्ज़ों में पर एक इमेजरी बिल्ड करने की जो इनकी एक खासियत मुझे महसूस हुई, वो इसमें मुझे दिखी। जानम, वफ़ा में छोटी बड़ी गवाहियों का क्या काम, कि है कुछ। दोनों के आसपास कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा। रात ने दोहराने की ठान ली थी। वकील साहब पर जोम छा गया। महक को कसकर बाहों में भर लिया और चूमते चले गए। जानम जानम। सबसे खतरनाक दफ़ा लगने वाली थी कि बानो ने अजीज़ी से रोक दिया। इतना बारीक ना सूतिए कि हमारी जान पर बन आए। इस नाजुक अदा पर वकील साहब ने दिलो दिमाग को फिर से पाक साफ कर लिया। इस बेसहारा लड़की को हम कैसे अकेली छोड़ देते, इंसानी फर्ज बनता था। वक्त थमकर फिर शुरू हुआ तो वकील साहब ने कांच पर झरती रोशनी में फिर से महक को पहचाना। गोरा रंग, सुतवा नाक, बड़ी बड़ी आँखें और सजा भरा बदन जो सोबत में हरा हो उठता है। ये एक छोटा सा पैसेज है जो कि कृपा नारायण की जो मन स्थिति है उससे शुरू होता है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। नींद आने को ही नहीं आती, आएगी कैसे? दिलो दिमाग पर फैली औंधी सीधी परछाइयाँ जाने किस ऊहापोह में एक दूसरे को पटकने झपटने पर लगी हैं। आमने सामने पसरी पड़ी हैं दो बिछौनों की दो औलादें भी क्या, दो किस्में, दो मिजाज, दो गिरोह। यूं देखो तो रज्जो और बदरू में क्या फ़र्क है साहब? दोनों भाई हैं, आधे भाई ही तो कहलाएंगे। इधर दम्मो उस्ताद इस छोटी सी उम्र में बगावत करने पर तुले हैं। जो आज तक हमारे सामने किसी ने ना कहा, वह दम्मो साहब भरी महफिल में कह गए। माँ की सिखावत और क्या। यह तो यह कि ये दोनों जमातें अलग हैं और शायद अलग ही रहेंगी। बीच में हद बनकर खड़ी रहेगी वह औरत जिसे दम्मो मुसलमानी के नाम से पुकारते हैं। फ़िरका परस्ती और क्या। लेकिन साहब, फ़िरका परस्ती है कहाँ नहीं, पूरी तरह ज़िंदगी को घेरे हुए है। अपनी बात करें तो एक मुसलमानी है, दूसरी मुसलमानी नहीं, हिंदुआनी है। हकीकत यह भी कि दोनों माएँ हैं और दोनों ने बच्चे हम ही से पाए हैं। दोनों औरतें हैं और हम औरत नहीं, मर्द हैं। क्या मर्द होने से ही हम इनकी तकलीफ़ नहीं समझ सकते? क्या मर्द को औरत होना ज़रूरी है या औरत को मर्द?
सोचें तो खुद कुदरत ने उन्हें एक सा वजूद नहीं दिया। एक दूसरे का स्वरूप धारण कर भी लें तो यह जिंदगी नहीं रामलीला होकर रह जाएगी। दूसरे सब झगड़े झमेले निपटाने के लिए कानून है, लेकिन इस मामले में कानून अंधा है। हजार कोशिश कीजिए, गहरे में गोता लगाइए, लेकिन इस तरह से इंसानी जज्बातों के लिए कानून की कौन सी दफ़ा मुकम्मल तौर पर सही साबित हो सकती है? आई थिंक हुन मैं जिंदगी नामा दी जड़ी एक इंट्रोडक्टरी पोएम है, मैं थोड़ी जी पढ़ूंगी, पूरी तो नहीं मेरे ख्याल नाल। उस तो बाद असी आई थिंक वील कैरी ऑन द, इज दैट ओके? सो जिंदगी नामा जिवें कि सुमेल ने पहला कहा सीगा कि कृष्णा सोपती जी ने प्री पार्टीशन पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੋਇਮ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश कर रही हैं। गल बहियों सी उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चनाब और जेलम की धरती माँ बनी कुर्ते के बंद खोलती दूध की बूंदे ढरकाने को कनक के सुनहली ढेरों पर चम चम चमकती मीठी सजरी धूप चांदी के चौक फूल पहने बर्फीली चोटियों को छू छू आती ठंडी सुहानी हवाएं सरसों के पीले खेतों को हिलाती डुलाती कुलाचे भरती भागी भरे चनाब के अलहड़ अनोखे पानियों पर जिसकी अमृत की बूंदों ने लहू के पेड़ खड़े कर दिए हरे भरे खेतों की मुंडेरों पर तने माथे पर अक्खड़ तेवर गेहुआ रंग पर नखरीली मूछों वाले भारे गहरे चेहरों पर गंदम की इलाही लाली बाहों के चूड़े छनकाती मक्का सी खिली खिली शरबती आंखों वाली नई ताजी बहुटियाँ हंसती हंसाती तेवरों से रिझाती खुले डुल्ले पंजाब की हीरें और उनकी खलंदड़ी सहेलियाँ धूप की बरखा में फुलकारियों की ओट कनखियों से खुदा बन के खड़े अड़े अपने गबरुओं को खेतों की देखती मुंडेरों पर ऐसे अनोखे अलबेले पंजाब के दूधिया घरों में रांगली पीढ़ियों पर बैठी रानियां घूं घूं चरखा काटती तकलों पर महीन सूत निकालती भरी भरी गहराई देहें मोटे गाड़े खद्दर पट में लिपटी मेहनत महारानियां तपे तंदूरों पर झुकी इलाही गंध भरी घी रची मोटी वजनी रोटियां पेड़े उठा हथेली से लगाती जिंदगी की सौंधी महक को जगाती लहकाती तारों की लौ मुंह अंधेरे उठ बैलों को हलों में जोत हर खेत का रखवाला सदियों खुले आसमान तले गेहूं की सुनहली फसलें उगाता रहा हर बार हर पीढ़ी का नौजवान हर सुबह मीठी देहों के गुंजल खोल खेतों को सत्कारता रहा हर शाम जिसकी मेहनत पर माँ बहनों और साथिनों ने अमृत के कलश वार दिए न्योछार दिए तस्वीर यह खुदी रही मर्दाने पंजाब की उस सूरमा तासीर और मिश्री से आपकी हर धड़कते दिल में फड़कती बाहों में दरियाओं की मचलती लहरों में सब्ज जामावार बनी इतराती चौंकाती सजी बनी दुल्हन सी धरती पंजाब की नज़र परवान होती रही हजार बार आसमान झुका धरती पर। शुक्रिया, थैंक यू।
lovely. Thank you. ऋषा गुप्ता. Thank you. Okay. ऑन है ये अब ऑन है. सुमेल सॉरी ऑन हुआ अभी शायद. अच्छा ऊंचा करें पास करें. No, I'd rather be here actually. Yeah, sorry. So मैं त्रिशा हूँ. मैं मतलब सुमेल ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मैं सॉरी मुझे बिल्कुल पंजाबी नहीं आती है. तो दैट वाज माय फर्स्ट रिस्पॉन्स. आई फेल्ट लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा. और मैं द कैविएट्स मस्ट कम पहले तो वो हैं कि जो एक्चुअली बलप्रीत ने भी कह दिया है कि हो सकता है कि ये हिंदी में भी अंग्रेज़ी आए, क्योंकि मैं असल में हिंदी में नहीं लिखती हूँ, अंग्रेज़ी में लिखती हूँ. और लेकिन इन सम वेज़ आई फील कि ये उतना बुरा नहीं है, क्योंकि कृष्णा सोबती के बारे में बोलने का अवसर मुझे गंवाना नहीं चाहिए था. और इसलिए मैंने हाँ बोला, क्योंकि कृष्णा सोबती के साथ मेरा रिश्ता जो है वो कुछ हद तक हिंदी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में भी है. और मतलब इट्स अ पर्सनल नोट इन सम वेज. लेकिन हम लोगों की पढ़ाई हिंदी में नहीं होती है. जब वो शहरी अच्छे स्कूलों में कोट अनकोट जाते हैं तो वो अंग्रेज़ी में पढ़ाई जो हुई उसमें हिंदी थोड़ी बहुत ही आ पाती है या रह पाती है. तो एक पर्सनल मोमेंट बहुत सारे होते हैं जिसमें आप हिंदी की किताबें, पंकज जी यहाँ बैठे हैं तो मजाक मेरा ज़्यादा मत करिएगा इस बारे में, लेकिन हिंदी की किताबें मैं कॉलेज के टाइम से या स्कूल में भी शायद खरीद या बोरो या वो कर रही हूँ, शेल्फ पे रख रही हूँ. लेकिन अंग्रेज़ी की स्पीड जो मेरी पढ़ने की है और हिंदी की जो है उसमें बहुत फ़र्क है, अभी भी है. और उस समय इस तरह था कि अंग्रेज़ी की किताब तो एक रात में ख़त्म हो रही है और हिंदी की किताब जो है वो पाइल के नीचे जा रही है, क्योंकि वो उसमें प्लॉट को मैं आगे बढ़ा नहीं पा रही हूँ स्पीड. एंड आई थिंक ऐसे बहुत लोग हैं मेरे जैसे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली. तो उस अनफॉर्चुनेटनेस में एक कृष्णा सोबती की दिलो दानिश, जिससे बहुत खूबसूरत, एक्चुअली वन ऑफ दोज पैसेजेस इज़ वेरी मच वन मार्क्ड by me also, which was lovely. जो वो कृष्णा सोबती की दिलो दानिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के एक बेसमेंट में कुछ हिंदी की किताबें मुझे मिली, क्योंकि मैं पता नहीं जो पढ़ना चाहिए उस सेमेस्टर में, प्रिपरेशन फॉर एन एमफिल एग्ज़ाम, तो क्यों करें वो थोड़ी करना चाहिए. आप अचानक वहाँ जाके एंथ्रोपोलॉजी की किताबों के कहीं साइड से आपको हिंदी के नावल मिल जाएं और आप पहली बार हिंदी का पूरा नावल उस रात पढ़ लें. ये कृष्णा सोबती ही कर सकती थी. तो उन्होंने वो मेरे लिए एक तरह से हिंदी मुझे उन्होंने भेंट में दी, मुझे लगता है ऐसा. और दिलो दानिश से मेरा शायद रिश्ता इसलिए भी गहरा बना क्योंकि मैं भी दिल्ली की मानती हूँ अपने आप को, और दिलो दानिश जैसी कम ही किताबें हैं जो इस तरह से लव लेटर हों दिल्ली को, दिल्ली के बेस्ट सेल्फ को वो आई डोंट नो क्या वर्ड है मुझे नहीं पता, बट डेडिकेटेड है. तो दैट्स टू प्रोवाइड द मी कनेक्शन, बट इट विल कम बैक. मैं कहना चाह रही थी कि पंजाब और कृष्णा सोबती के रिश्ते को मैं उतना तो गहराई से कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में एक 2016 में क्योंकि मेरा ये कर्ज सा था, मैंने एक अंग्रेज़ी की एक पत्रिका है कैरावान, उसमें परसुएड किया उनको कि मैं एक हिंदी लेखिका हैं और वो अब 91 इयर्स की हैं, और उनकी जो मैग्नम ओपस है ज़िंदगी नामा, वो पहली बार अंग्रेज़ी में इस साल आ रही है, और इस मौके पे आप मुझे ये प्रोफाइल किसी तरह लिखने दें. तो इस सिलसिले में मैं सोबती से मिलने गई और मैंने उनसे जो बातें की वो कैरावान के उस आर्टिकल में हैं, वो ऑनलाइन है 2016 का. उस दौरान जो बातचीत हुई और जो कुछ हद तक उस आर्टिकल में भी है, लंबा है 6000 शब्द का प्रोफाइल, वो आप पढ़ सकते हैं. बट मैं उसमें से कुछ चीज़ें जो इधर लगती हैं मे बी यूज़फुल टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप विथ of Hindi with Punjabi, of oneself with language, those are the sort of themes. तो सोबती पंजाब में नहीं बड़ी हुई. सोबती
मतलब आई थिंक शिमला और दिल्ली में जो उनका बचपन गुजरा, वो एक तरह से वो भी एक कनेक्शन है मेरे लिए, क्योंकि वो भी एक शहरी बच्ची हैं। जब वो अपने बचपन के बारे में बात करती हैं, दिल्ली आता है, दिल्ली के रेस्टोरेंट आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जो पंजाब उन्होंने देखा वो उनका ननिहाल था, जिसको कल मैंने सुना वर्ड है नानका। तो वो उनकी जो माँ का जो घर था वो आई थिंक एक ज़मींदारी काइंड ऑफ फैमिली, और वेस्ट पंजाब के उस गांव का जो वर्णन, एक तरह से वो वर्णन भी है, मेमोरी भी है, और रिक्रिएशन भी है, और क्रिएशन भी है। और मैं क्योंकि वहाँ कभी नहीं गई हूँ तो आई कांट स्पीक टू दैट, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये उन्होंने जो ज़िंदगी नामा लिखा, वो शहरी बच्चे ने वो ज़िंदगी नामा उस तरह से कैसे लिखा विदाउट लिविंग देयर, ये मेरा एक तरह का, इट वॉज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी। तो बाहर से देखा जाए तो एक्चुअली उनकी फेमस पहली कहानी जो छपी, सिक्का बदल गया, वो भी पार्टीशन से शुरू होती है और वो भी वहाँ स्थित है। लेकिन उसके बाद कुछ साल वो पंजाब के बारे में नहीं लिखती हैं, और फ्रॉम द एक्सटर्नल बायोग्राफी ऐसा लगता है कि 1950 में उन्होंने सिक्का बदल गया लिखी, जिसमें पार्टीशन में एक वेस्ट पंजाब के गांव में एक वृद्ध महिला, वो उनको किस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ता है, और उनको उसके बाद ज़िंदगी नामा 1979 में आती है। और एक तरह से ऐसा बाहर से लगता है कि ये उनका इतना टाइम उनको लग गया पंजाब को अपने फिक्शन में वापस लाने में। डार से बिछड़ी भी है बीच में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। और ये मैंने उनसे सीखा फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम हर कि एक्चुअली 1952 में उन्होंने चन्ना नाम का एक 500 वर्ड का मैन्यूस्क्रिप्ट, अपना पहला नॉवल लिखा था, और उसको उन्होंने तब के बहुत मशहूर हिंदी पब्लिशर्स लीडर प्रेस इलाहाबाद को सबमिट किया। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वॉज प्रिटी मच एन अनपब्लिश्ड ऑथर, एक उनकी शॉर्ट स्टोरी, एक और कोई लामा बोल के शॉर्ट स्टोरी, और एक और, बट शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज इन हर 20s, और ये 500 शब्द का उन्होंने 500 पन्नों का उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट किया। वो एक्सेप्ट हो गया और वो छपने जा रहा था। जब प्रूफ्स उनके पास काफ़ी देर, आई एज्यूम कि ये मतलब बहुत बड़ा पोथा जो है वो जब तक उनके पास दिल्ली पहुंचा, और फिर उन्होंने पलट के देखना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि उसमें जो उनकी ओरिजिनल भाषा, जिसमें देवनागरी में वो लिखती थीं, लेकिन वो देवनागरी का स्कोप तभी से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थीं, और उसमें उन्होंने जो पंजाबी लहजे में जो चीज़ें लिखी थीं उनको एडिटर्स ने संस्कृताइज कर दिया था। तो ये उस मोमेंट में, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने शाहनी लिखा था तो उसको शाहपत्नी कर दिया गया था, उन्होंने त्रिकाल बेला लिखा था तो उसको संध्या कर दिया गया था। ये एग्जाम्पल्स उन्होंने मुझे खुद बताए, और उसको वो इतना, एंड दिस मस्ट हैव बीन ओनली टू ऑफ द फ्यू, तो वो इतनी, शी वाज सो, क्या बोलेंगे, उनका जो रिश्ता वो भाषा से था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं छप सकता है, तो उन्होंने टेलीग्राम लिखा टू द लीडर प्रेस पीपल सेइंग कि स्टॉप प्रेस, आई एम कमिंग। और फिर वो वहाँ पहुँची, और लीडर प्रेस के लोगों ने अपेरेंटली उनको बोला कि देखिए आपकी आधी प्रिंट रन जो है वो छप चुकी है, 5000 हम कॉपियाँ छाप रहे थे, आधी छप चुकी है, ऐसे नहीं रुक सकता है। तो कृष्णा जी ने मुझे एट द एज ऑफ 91 शी सेड टू मी, यू कांट इमेजिन, मैंने उनको, आई पेड देम टू स्टॉप इट, आई बॉट द कॉपीज। सो आई सेड ओके, एंड देन शी सेड हाँ कैन यू इमेजिन। तो मैंने फिर वापस मैं आई दिल्ली, और फिर मैंने वो मैन्यूस्क्रिप्ट चन्ना का जैसा का तैसा एक डब्बे में या सूटकेस में एक्चुअली उसको बंद करके मैंने रख दिया। और शी ओनली रिटर्न टू इट बिकॉज ऑफ एक उनकी दोस्त थी शीला संधू जो पंजाबी थी, और आई थिंक उनका जो रिश्ता लेटर बना, बिकॉज शीला संधू वॉज मैरिड टू समबडी दैट बिकेम द ओनर ऑफ राजकमल, तो वो प्रकाशक बन गई। और दैट रिलेशनशिप, शीला संधू परसुएडेड हर इन द 70s कि आप वो मैन्यूस्क्रिप्ट पुराना वाला देखिए तो सही उलट फेर करके। और फिर कृष्णा जी ने सोचा कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट तब लिखा गया था, है तो इसमें काफ़ी कुछ नॉवल लायक, लेकिन इट वाज रिटन जब मैं लेखक बनी नहीं थी। तो शी री रोट दैट ओल्ड स्टोरी एज जिंदगी नामा, एंड
then she presented it, and that year 1979 she got the Sahitya Academy Award for it. तो एक तरह से ये भाषा के लिए उनका एक I don't know, it's like a passion that you hear in it, and Punjab is very much in that. एक सेकेंड रुकिए, लेकिन रुकिए, let me just come back to the हाँ. सो द अदर थिंग जो मैं कहना चाहती थी वो ये है कि भाषा से उनका लगाव लेकिन सिर्फ एक किस्म की भाषा से नहीं था. एंड आई थिंक मेरे लिए जैसे दिलो दानिश में आपने सुना सबने कि इवन द एक्सट्रैक्ट जो आप सुन रहे हैं उसकी भाषा दिल्ली की 1910s की शहर की एक मिली जुली हिंदुस्तानी तहजीब वाली भाषा है, जहाँ उर्दू और हिंदी अलग नहीं हुए हैं या कोशिश उनको अलग होने की अभी शुरू ही हुई है दुनिया में. और दिल्ली की शाहजहांबाद की चांदनी चौक की सड़कों पे अभी तक कुछ पॉसिबिलिटी है. और वो भाषा को भाषा साथ रहना लोगों का साथ रहना भी है. और मुझे लगता है वो अंदरूनी तौर पे दिलो दानिश लिखने के का कारण है कृष्णा जी के लिए. वो लोगों का बंधे होना, वो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिविंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग एक शहरी दुनिया जो कि अब पता नहीं है या नहीं है. तो सोबती के मतलब ज़िंदगी नामा के बारे में लेकिन कुछ और लोगों ने कुछ चीज़ें जो कही हैं वो आई डोंट नो कहनी चाहिए कि नहीं, बट आई विल गिव यू वन ऑफ दोज कोट्स विच वाज दैट अशोक वाजपेयी जी ने कहा मुझे जब मैंने इंटरव्यू कर रही थी कि ज़िंदगी नामा एक ऐसी किताब है जो हिंदुस्तान की जोग्राफ़ी से जो जगह गायब हो गई है उसको हिंदुस्तानी इमेजिनेशन, हिंदुस्तानी कल्पना में हमेशा के लिए कायम रखने वाली किताब है. एंड ये जो इस रुकिए, बट ज़िंदगी नामा से मैं एक छोटा सा ज़िंदगी नामा एक्चुअली द प्लेजर ऑफ इट, मैं तो पंजाब का कुछ नहीं जानती हूँ लेकिन उसमें एक प्लेजर ये है कि वो लोगों की भाषा को, और ये कृष्णा सोबती के सारे काम में मुझे लगता है ये है कि वो लिटरेरी भाषा से अपने आप को नहीं जोड़ने की कोशिश में थी. वो लोगों की भाषा से अपने लिटरेचर को मतलब ऑलमोस्ट शी क्रिएटेड इट आउट ऑफ दैट. और इसीलिए एक तरह से शी वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, ह्यूजली कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि एक तरह की जो चीज़ें लोग बोलते हैं वो हमेशा लिटरेचर में अलाउ नहीं की जाती हैं क्योंकि लोग बहुत तरह की चीज़ें बोलते हैं और करते हैं. और कृष्णा जी एकदम इरेवरेंस से उन सब चीज़ों को वहाँ लाके और कहना चाहती थी. और एक उनके एक इंटरव्यू जो उन्होंने मुझे दिखाया था दूरदर्शन में 80s में दिया हुआ या अर्ली 90s में दिया हुआ एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने एक देयर वाज अ कोट, वो जो भाषा की जो ऊर्जा है वो मात्र लेखक के अंतर में स्थित नहीं है. और ये मुझे लगता है कि एक तरह से एक इट्स अ क्लू टू अंडरस्टैंडिंग हर प्रोजेक्ट कि उनका वो लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट क्या था. और इसमें इसके कारण हिंदी में उनको काफ़ी एक कुछ लोगों ने सराहा लेकिन बहुत लोगों ने उनको मतलब उस तरह से डिस्कस किया कि वो उनकी जो सेंसेशनल एस्पेक्ट्स, एंड दिस वाज ऑफ कोर्स आल्सो बिकॉज कृष्णा जी वाज अ वुमन राइटर एंड शी रोट वेरी फ्रैंकली अबाउट वुमेन्स लाइव्स, जैसा कि नहीं आमतौर पर लिखा जाता है. और उन्होंने और उस भाषा में भी देयर वाज अ नॉवेल कॉल्ड यारों के यार, जिसमें उन्होंने उनकी एक डे टाइम जॉब भी थी जो कि बहुत दिनों तक उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी ऑफिस में काम किया. और उस ऑफिस को आधार बनाते हुए कुछ हद तक उन्होंने यारों के यार लिखी, जिससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि उस यारों के यार में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो काफ़ी बार जैसे कि लोग करते हैं गाली में बात कर रहे हैं. और कृष्णा जी अनअफ्रेड उन्होंने
ये नॉवल है, उसमें उन्होंने लिख दिया और उसके बाद जब उसका अंश फॉर इंस्टेंस भीष्म साहनी पत्रिका के एडिटर थे तो उन्होंने छापा और फिर अपेरेंटली लेटर्स टू द एडिटर बहुत सारे आने लग गए कि भाई आपकी तो ये पत्रिका जो है फैमिली पत्रिका हुआ करती थी, अब ये अश्लील पत्रिका कैसे हो गई है। तो एंड ऑल दीज राइटर्स हैड टू कम टुगेदर एंड दे रोट अ डिफेंस कि नहीं है अश्लील इसमें कुछ भी। लेकिन ये सब चीज़ें अब मतलब हमारी लड़ाइयाँ शायद अलग चीज़ों पे हो रही हैं। अश्लीलता अब उस तरह से शायद हमें नहीं मतलब कंट्रोवर्शियल लगती है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ही मुश्किल चीज़ उन्होंने की एक तरह से। अब द लिंग्विस्टिक लव, I'm not sure whether this is going in the order in which I want to, but let me come back. हाँ, the thing about choosing हिंदी, तो ये एक सवाल था जो मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि आपका ये जो पंजाब से प्यार है और आप अलग अलग तरह की पंजाबी फॉर इंस्टेंस ज़िंदगी नामा में भरे हुई हैं पंजाबी ओरल कल्चर की। मतलब मैं तो इन चीज़ों को एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट उतना सा ही जानती हूँ कि लाम घोड़ी, सिट्टियाँ, ये सब क्या हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन उनके दिमाग से या उनकी मेमोरी से या उनकी रिसर्च से उस किताब में एक तरह से एक लाइक अ लिविंग म्यूजियम ऑफ ओरल कल्चर इन सम वेज। तो ये लेकिन आपने पंजाबी में क्यों नहीं लिखा? So the question of that, choice, I think, is historical. It is about the power of Hindi. हिंदी का उस वक्त एक जो क्या बोलेंगे हिंदी चढ़ाई पर थी और बहुत सारे लेखकों ने, मतलब स्टार्टिंग विद प्रेमचंद इन दी 20s, बहुत सारे लेखकों ने प्रेमचंद ने उर्दू छोड़ के हिंदी में लिखना शुरू किया, लेकिन और बहुत सारे लोग जैसे कि कृष्ण बलदेव वैद्य या जैसे कि भीष्म साहनी, ये सब हिंदी में लेखक बने। और लेकिन कृष्णा जी का एंड हर ओन चाइल्डहुड, वो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो बचपन में नॉवेल्स पढ़ती थी, तो वो तो अंग्रेज़ी के नॉवेल्स पढ़ती थी पहले, वो भी मतलब डैफ्नी डू मॉरियर की रिबेका और हंगरी हिल ख़रीद रही हैं, और वो मतलब रोमांस वाली कुछ जॉन क्रिस्तोफ या स्ट्रेट इज़ द गेट, लेकिन पत्रिकाओं में वो हिंदी की पत्रिकाओं में वो दिलचस्पी जो उनकी शुरू हुई, और फिर उन्होंने वो पहली लिखने की जो उनकी कोशिश थी सिक्का बदल गया में आई, वो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा नहीं। लेकिन उनका ये जो लव ऑफ लैंग्वेज है वो हर चीज़ में दिखाई देता है। दिल्ली की जो उनकी कुछ मेमोइर्स हैं जो मैं अभी एक्चुअली हिंदी से ट्रांसलेट कर रही हूँ अंग्रेज़ी में, मार्फत दिल्ली के नाम से छपी है, वो बहुत आफ्टर हर पासिंग अवे, वो एसेज हैं, और उसमें जैसे द लव ऑफ लैंग्वेज इज़ सच दैट वो दिल्ली में एक बार वो पुरानी दिल्ली में जाती हैं और वो कह रही हैं कि किसी ने एक गुट बना हुआ था, रुकिए मैं उसको कोट करने वाली हूँ, औरतों का घंटाघर चांदनी चौक पे एक स्पॉट है, तो उसके नीचे एक औरतों की गोष्ठी बनी हुई है, वो कह रही हैं, और एक औरत की आवाज़ में उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ये गाना सुना कि मेरे मौला बुला ले रायसीना मुझे, मारे गर्मी से हो गया पसीना मुझे, से आ गया पसीना मुझे। अब इस तरह का रायसीना इज़ द विलेज अपॉन विच लटियंस दिल्ली इज़ बिल्ट। अब ये रायसीना का पसीना से राइम होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, और रायसीना में कूलर उस ज़माने में चलते थे जो तो खस से फिल्टर्ड ठंडी हवा कि जो लोग मतलब क्या बोलेंगे, पीपल हु आर प्रिविलेज टू हैव दैट, उनके बारे में ये काइंड ऑफ जोक। बट द फैक्ट कि कृष्णा जी रिमेंबर्स सच थिंग्स, एक बार सुना हुआ किसी का वो बहुत इट्स अ प्लेजर। आप उनकी किताब, कोई भी किताब उनकी पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माहौल, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेशल माहौल भी है, एक पर्टिकुलर टाइम भी है, आप उस जगह और उस वक्त और उस पूरी तरह से उस मिलियू में ढल जा सकते हैं, आप उसमें डिसअपियर कर सकते हैं, और यही मुझे लगता है कि कृष्णा जी की खासियत है, और वो रहेगी। एंड
ट्रांसलेशन इज़ अ स्मॉल ट्रिब्यूट जो मैं अब थोड़ा बहुत जुर्रत करके मैं कृष्णा जी के नॉन फिक्शन को ट्रांसलेट कर रही हूँ ये मार्फत दिल्ली। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में पढ़ने के लिए वो अलग ही है वो, क्योंकि वो उनका सब कुछ ही भाषा में है और भाषा में जो मज़ा है वो बहुत मुश्किल है किसी और भाषा में लाना। इसको मैं यहाँ पे समाप्त करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप लोग अब्रप्ट होगा अगर मैं वापस पंकज जी के बाद कुछ। पंकज जी आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में जो मंच पर फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर बलप्रीत कौर जी और मैंने इनका परिचय जो पोस्टर तैयार हुआ है उसमें पढ़ा, त्रिशा गुप्ता जी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड कल्चर क्रिटिक हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने कृष्णा सोपती जी के बारे में लिखा है, बोला भी है। इनका लेख मैं 3:30 बजे सुबह तक पढ़ता रहा कृष्णा सोपती पर। हाई कॉम्प्लीमेंट पंकज जी, थैंक यू। और मतलब आप ये मान लीजिए कि लगभग नहीं सोया हूँ तो इतना अच्छा लेख इन्होंने कारवां पे है। अब उसको अंग्रेजी वाले कुछ दूसरे ढंग से उसका उच्चारण करते हैं जी, कारवां ऐसा करते हैं। लेकिन मैं तो बहुत देसी आदमी हूँ और कारवां ही कहूँगा, क्योंकि हिंदी के यशस्वी कवि कुंवर नारायण जी ने कहा था कि दुनिया में एक अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजियां हैं। तो मेरी अपनी अंग्रेजी है। और टॉपिक दिया गया है सुमेल जी के द्वारा, जो कि हर साल जो है ये समारोह करते हैं। पंजाबी के टॉल्स्टॉय, उनको कहा था अवतार सिंह पाश ने। जसवंत सिंह कंवल साहब की पहला आयोजन जो हुआ था तो कंवल साहब थे, तो कंवल लेक्चर, सॉरी नॉट मेमोरियल, जसवंत सिंह कंवल लेक्चर देने में पहले आयोजन में आया था और 7वें आयोजन में फिर से सुमेल जी ने बुलाया है, याद किया है। तो मैं ये कह रहा था कि शायद आई वॉज नॉट सो बैड कि दोबारा न बुलाया जा सकूं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूं और बाद में पूछूंगा त्रिशा जी से कि ठीक था कि नहीं। तो टॉपिक अंग्रेजी में, मेरा सौभाग्य है कि कंवल जी उस समय थे और उन्होंने 100 साल जीवन के पूरे किए थे और उसी अवसर पर पहला वो लेक्चर देने आया और आज फिर आपके समक्ष हूँ। और टॉपिक बहुत बड़ा है, एक बड़ी राइटर, महान राइटर कृष्णा सोपती के बारे में है और मेरी कोई तैयारी वैयारी नहीं है, तो मैं नर्वस हूँ। और लेकिन मैंने एक लेख में पढ़ा था, मैं त्रिशा जी को बता भी रहा था, वो भी कह रही थी कि वो नर्वस हैं। बेसिकली आप मेरी चीजें क्लेम नहीं, पंकज जी, सब पता चल रहा है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि मेडिकल साइंस के एक लेख में मैंने पढ़ा है कि नर्वस लोग अच्छे स्पीकर होते हैं। तो त्रिशा जी साबित कर चुकी हैं, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। खैर, टॉपिक है इंगेजिंग विद कृष्णा सोपती, द पंजाबी प्रेजेंस इन हिंदी पब्लिक स्फीयर। अब ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि क्या, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हिंदी पब्लिक स्फीयर
अब हिंदी अनुवाद कर देते हैं। हिंदी का जो लोक वृत्त है ये भी खराब अनुवाद है, लेकिन यही चल रहा है हिंदी में। इसीलिए मैं कह रहा था कल कि पीएचडी के नाम पर मुनीमी हो रही है। तो हिंदी लोक वृत्त में क्या कृष्णा सोबती एक पंजाबी मौजूदगी थी? मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता हूं इससे, क्योंकि कृष्णा जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वो पंजाबी व्यक्तित्व है, पंजाबी व्यक्तित्व है, पंजाबी लेखिका थी या पंजाबी प्रेजेंस हैं, यहीं से बात गड़बड़ हो जाती है। पंजाब का पूरा इथॉस, उसका पूरा टेक्सचर, उसकी पूरी स्पिरिट, सब कुछ है उनमें जो उनको विशिष्ट बनाता है, जो उनको जीवन से धड़कता हुआ साहित्य जिसने उन्होंने रचा, और वो सेंसेशन पैदा करता है पूरी बॉडी में। मतलब एक लेक्चर में डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि कविता जो है सिर्फ दिलो दिमाग पे असर नहीं करती, वो त्वचा पर असर करती है, चमड़ी पर असर करती है। तो कृष्णा सोबती, कल भी मैंने कहा था कि वो आपके ब्लड में उतरती हैं, आपकी अस्थि मज्जा तक जाती हैं, ऐसी राइटर हैं वो, और ऐसी कविता है उनके गद्य में। अगर इस बात को कहा जाए कि शी इज ए पोएट इन प्रोज तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के ज़माने में प्रोज और पोएट्री को अलग अलग करना नामुमकिन सा हो गया है। आप कैसे अलग करेंगे? जो अंश मित्रों मरजानी के नाम ही देखिए आप, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, ये सब कविताओं के नाम लगते हैं, कविता की किताबों के नाम लगते हैं। जिंदगी नामा, यारों के यार, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, किसी भी किताब का नाम लीजिए आप। ये है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये कविता की किताब का नाम लगता है। और उसके नीचे एक किताब है, प्लीज उसका नाम बोल दीजिए, मुक्तिबोध। एक व्यक्ति सही की तलाश, मुक्तिबोध एक व्यक्ति सही की तलाश में, ये कृष्णा जी ने लिखा था। एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। एक कवि ऐसा लिखा था वीरेंद्र नंगवाल ने, एक कवि और कर भी क्या सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। तो सही बने रहने की कोशिश, और इस रूप में मुक्तिबोध को याद किया कृष्णा सोबती ने। मुक्तिबोध सही, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। सामने तस्वीर मुक्तिबोध की रख लूं तो गलतियां नहीं करूंगा, क्योंकि महान पूर्वजों को साक्षी रख के गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि मुक्तिबोध की जब जन्मशती चल रही थी हिंदी में, तब कृष्णा सोबती ने उन पर ही किताब लिखी। और आप में से उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सम्मानित अभ्यागत हैं, मित्र हैं, बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, जिनके सामने बोलने में भी संकोच होता है। स्वराजवीर सिंह जी हैं और ग्रेवाल जी हैं, और किस किस का नाम लूँ तो मुझे संकोच होता है बोलने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपने नाम सुना होगा बहुत, मकबूल फिदा हुसैन का। एमएफ हुसैन बहुत बड़े पेंटर थे, एशिया के और विश्व के सबसे बड़े पेंटर्स में आते हैं। हालांकि भारत में ही उन्हें रहने नहीं दिया गया। भारत में रहने नहीं दिया गया बहादुर शाह जफर को भी। तो अगर आप कवि हैं, अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, तो ऐसी नौबत आ सकती है। अगर आप कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, ऐसा कृष्णा सोबती के साथ भी
ऐसे हालात थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिलने वाला था और ज्ञानपीठ की एक पत्रिका थी नया ज्ञानोदय, ऐसी थी कृष्णा सोबती। उसके पहले मैं वो बात भूल न जाऊं मकबूल फिदा हुसैन की। मकबूल फिदा हुसैन इतने बड़े कलाकार थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार थे, लेकिन जूते नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव चलते थे। एक बार एक 5 स्टार होटल में उनको एंट्री नहीं दी गई, कहा गया यहाँ तो जूते पहन के आने का नियम है, तो उस पर बड़ा हंगामा हो गया था। तब हमारे देश का अच्छा समय चल रहा था, तो उस होटल का बड़ा अपमान हो गया था कि आप मतलब ऐसा नियम, वो भी मकबूल फिदा हुसैन पर आप लागू कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये नंगे पांव क्यों चलते थे एमएफ हुसैन? कुछ मित्रों को मालूम होगा, मैं बताता हूं। मुक्तिबोध की शव यात्रा में शामिल हुए थे एमएफ हुसैन, और उस दिन उस शव यात्रा में शामिल होने की अर्जेंसी कुछ इस कदर महसूस की उन्होंने कि वो जूते चप्पल पहनना भूल गए, और उसके बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं पूरी जिंदगी नंगे पांव चलूंगा। वो पूरी जिंदगी नंगे पांव मुक्तिबोध की स्मृति में चलते रहे। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैंने सोचा आपके सामने अर्ज कर दूं। और उन्हीं मुक्तिबोध को चुना कृष्णा सोबती ने, एक बीहड़ कवि को चुना किताब लिखने के लिए, उनकी जन्मशती पर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो क्यों चुना? क्योंकि स्वयं कृष्णा सोबती एक बीहड़ कथाकार हैं। आप जिंदगी नामा के बारे में हिंदी में लोग कहते हैं, अंग्रेजी के लोग कहते हैं कि इसको पढ़ना कठिन है, क्योंकि एक बीहड़ है वहाँ, और हर बड़ा राइटर आपको एक बीहड़ की यात्रा पे ले जाता है। मुझसे इंटरव्यू में आलोक धनवा ने कहा है कि बड़ा राइटर राहत नहीं देता, चैलेंज करता है और आमंत्रित करता है और आपको कुछ नया देता है। तो जिंदगी नामा पंजाब, और पंजाब में भी जो अनडिवाइडेड पंजाब था उसकी कहानी है, उसका नॉवेल है वो। और यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कल कह रहे थे स्वराज वीर जी कि पंजाबी कविता जहाँ पहुँची हुई है वहाँ पहुँची हुई है, ना दिलो दिमाग है और ना राग है, संगीत नहीं है, ऐसा कहा। उसकी समझ कम हो रही है, मतलब कुछ तो होगी ही, जरूर होगी, नहीं तो कविता ही खत्म हो गई होती। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने ये कहा है कि जो अनडिवाइडेड इंडिया है उसका सेंटीमेंट जिन राइटर्स में है वो महान राइटर्स हैं। आप महान हो नहीं सकते हैं अगर आपने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया है। तो अगर आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इनको अलग अलग मान रखा है तो आप बड़े राइटर हो नहीं सकते हैं, बड़े कवि हो नहीं सकते। कृष्णा सोबती इसलिए बड़ी हैं कि उन्होंने जिंदगी नामा के रूप में एक ऐसे सपने को लिखा जो कि अनडिवाइड, उनके लिए डिवाइड नहीं हुआ था, लेखक के लिए, गायक के लिए कोई डिवीज़न नहीं होता है, डिवीज़न के बाद भी डिवीज़न नहीं होता है। आप, एक जगह है झुंझुनू राजस्थान में, झुंझुनू अगर आप जानते ही होंगे, वहाँ कहीं के थे, ये क्या नाम है, इनके पूर्वज महान गज़ल गायक मेहंदी हसन। तो एक तो भारत के लोगों का पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान लोगों का इंडिया आना बीच बीच में बहुत बड़ा मुश्किल और नामुमकिन सा हो जाता है, जैसा शायद इस समय चल रहा है। लेकिन जब वो मुमकिन था तो मेहंदी हसन भारत आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वहाँ जाना चाहता हूँ, जन्मभूमि राजस्थान में, मुझे ले चलो। गाड़ी चली, गाड़ी के पीछे गाड़ियों का काफिला चला और पत्रकार चले पीछे पीछे, क्योंकि बड़े गायक थे वो।
उनके गांव के पहले कोई मज़ार थी, वहाँ उन्होंने वो काफिला रुकवा दिया और वहाँ पे वो आदमी जो है मेहंदी हसन जिसका नाम है, वो ज़मीन पर लौट गया। मतलब बहुत आश्चर्य हुआ पत्रकारों को, ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी में लेट गए आप। उन्होंने कहा यही संगीत सिखाया था मेरे उस्ताद ने मुझे। तो ये बात है, वो मेहंदी हसन के लिए डिवीजन भारत पाकिस्तान पार्टीशन नहीं हुआ था, कृष्णा सोबती के लिए नहीं हुआ था, फैज अहमद फैज के लिए नहीं हुआ था। ये सब महान लोग हैं। कुर्तुल हैदर के लिए नहीं हुआ, अब्दुल्ला हुसैन के लिए नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टीशन की जो ट्रेजेडी है उस पर बड़े बड़े नॉवेल लिखे, बड़ी कविता लिखी। जैसे कि उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, झूठा सच यशपाल का है, तमस भीष्म सैनी का है। तो कुछ नाम में कुर्तुल हैदर का आग का दरिया है। कुछ नाम भूल भी सकते हैं क्योंकि मैं कोई नोट्स या कोई तैयारी या कोई लेख लेके नहीं आया हूं। मैंने कहा कि मैं कोई तैयारी यही नहीं, मेरी यही तैयारी है मेरी, कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं तैयारी करके बोलता था सन 2008 तक शायद, तो लेख लेके आता था, पढ़ता था। मुझे एक पर्सनल सी बात है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कहने में इजाज़त आपकी मिल जाए शायद। 2008 तक पढ़ता था, लिख के ले जाता था पूरा 8-10 पेज का एक आर्टिकल। तो मुझे मौका दिया था बहुत यंग एज में, कोलकाता में जब आलोक धनवा को पहल सम्मान दिया गया, तो 2005 में मैं 34 इयर्स का था, तो मुझे मंच पे उतार दिया ज्ञान रंजन जी ने, जो कि पहल के एडिटर थे, मतलब अभी भी हैं। तो मैं बड़ा घबराया हुआ, नर्वस था, मतलब त्रिषा जी लेकिन खैर मैंने उसको पढ़ दिया जो लिख के ले गया, और ट्रेन में लिखा था मैंने, क्योंकि तैयारी तो मैं आखिरी क्षण तक करता रहता हूं। यहां भी कुछ लिख रहा था मैं। तो तैयारी उसकी होती है जो हमेशा तैयार रहता है। तैयारी का कोई महदूद नहीं है किसी समय तक, कि आपने लेक्चर वाले दिन के 3 दिन पहले तैयारी खत्म कर दी तो फिर क्या तैयारी की। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, प्रतीक्षा एक गलत शब्द है, हमें सिर्फ तैयार रहना चाहिए। तो कोलकाता में उन्होंने मंच पे उतार दिया, मैंने वो लेख पढ़ दिया, और बड़े बड़े कवि बैठे थे, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। उन्होंने हो सकता है मेरा मन रखने के लिए कह दिया हो कि अच्छा तुमने अच्छा बोला, लेकिन ज्ञान रंजन ने नहीं कहा कि अच्छा बोला। उसके 2-3 साल बाद उदय प्रकाश को पहल सम्मान मिला नागपुर में। तो वहाँ पर पहल सम्मान में क्या होता है, एक दिन सम्मान मिलता है, अगले दिन उस राइटर जिसको अवार्ड मिलता है उस पर एक अनौपचारिक गोष्ठी होती है, जिसमें सब लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं। तो उदय प्रकाश जी बड़े मशहूर कथाकार हैं, आप भी जानते होंगे। तो उनकी कहानियों की प्रशंसा में बोल रहे थे सब लोग, बड़े लोग और जो कम बड़े लोग, उनसे कम बड़े लोग, सब तारीफ कर रहे थे, गुणगान चल रहा था, महिमा मंडन चल रहा था। आलोचना भी थोड़ी बहुत रही होगी उसमें, लेकिन अगर केवल महिमा मंडन है तो फिर आलोचना तो बहुत कम हो जाती है। आलोचना का क्या मतलब है, यानी संपूर्ण रूप में देखना। कृष्णा जी देखती हैं संपूर्ण रूप में, कैसे देखती है मैं अभी उदाहरण आपके सामने रखूंगा। यही कृष्णा जी की ग्रेटनेस है। आप ये मत समझिएगा कि मैं टॉपिक से भाग रहा हूं क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। तो उदय प्रकाश जी के खिलाफ मैंने बोला, उसी अनौपचारिक, मैंने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पहले प्रशंसा की उनकी कि एक अनिवार्य राइटर हैं, मैं इनकी हर कहानी पढ़ता हूँ और बड़े राइटर हैं, मैजिक है इनके उसमें लेखन में, जादू है एक। अब मैजिकल रियलिज्म का प्रयोग माना जाता है कि हिंदी में उदय प्रकाश ने किया है, अगर मार्केस ने किया है
विदेशी राइटर्स में, लैटिन में, सॉरी लैटिन अमेरिका के स्पेनिश के शायद राइटर हैं। तो स्पेनिश में अगर उन्होंने मैजिकल रियलिज्म प्रयोग किए हैं तो हिंदी में उदय प्रकाश ने किए हैं। तो मैंने कहा वो जादू तो है इनमें, लेकिन कुछ कहानियों में मुझे समस्या है। और समस्या ये है कि बहुत सारी ताकतें जो मनुष्य को मार रही हैं, उस पर हिंसा कर रही हैं, इनकी कुछ कहानियों में लगता है, जैसे राम सजीवन की प्रेम कथा है, या जैसे पॉल गोमरा का स्कूटर है, उसमें लगता है कि जो ताकतें हिंसा कर रही हैं, मार रही हैं आज के इंसान को, उन ताकतों में एक ताकत लेखक की प्रतिभा भी है। लेखक भी अपने टैलेंट से मार रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, एक पुतला खड़ा कर रहा है, फिर उसको मार रहा है, उसको खत्म कर रहा है। ये हिंसा लेखक भी कर रहा है। इसलिए मैं जितना इनसे सम्मोहित हूं, उदय प्रकाश जी से, उतना ही भयभीत भी रहता हूं। तो वो मेरा ज्ञानरंजन जी ने दरवाजे पर खड़े होकर सुना और बाद में खाना खाते समय एक वाक्य कहा कि तुम तैयारी करके मत बोला करो, बिना तैयारी के अच्छा बोलते हो। तो एक बड़े राइटर की सलाह मानी मैंने, तो मैं आज भी वही मान के आया, उन्हीं को याद करके। कल उनका 90वां जन्मदिन था, तो उनको याद करते हुए आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए ऐसा है, कृष्णा सोपती में दो चीज़ें एक साथ हैं। वो हिंसा नहीं करती हैं अपने कैरेक्टर्स पर, उनसे मोहब्बत करती हैं, उनको बड़ा मानती हैं, ब्यूटीफुल मानती हैं, बिग एंड ब्यूटीफुल। उनके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर बिग एंड ब्यूटीफुल। कैसे हैं अभी बलप्रीत जी ने सुनाया, कुछ अंश मैं भी सुनाऊंगा। कुछ साबित करना है इसलिए सुनाऊंगा, इसलिए नहीं कि सुनाना है तो सुना रहे हैं या मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। ऐसा है कि दो चीज़ें एक साथ हैं उनमें, ब्यूटी एंड सब्लिमिटी, उदात्तता और सौंदर्य, और दोनों एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। और ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सेल कर रही है, कौन सी चीज़ सरपास कर रही है। और आपको एक ही सांस में करुणा भी मिलेगी उनके गद्य में, उनके प्रोज में, और एक ही सांस में सौंदर्य भी मिलेगा, उदात्तता भी मिलेगी, और बहुत सारा हर्ष मिलेगा। मतलब यू विल एंजॉय हर राइटिंग। ये नहीं है कि कोई मनहूसियत आप पर तारी हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहुत जिंदा दिल है वो। एक सौंदर्य ऐसा है कि मैं उसको कैसे बयान करूं, एक सांस लेता हुआ सौंदर्य है। जैसे कि आप अगर किसी बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं तो उसमें ब्यूटी देखते हैं, तो ब्यूटी दो प्रकार की हो सकती है। एक स्टैटिक ब्यूटी है, यानी कि पेंटिंग है, लेकिन वो नहीं है, वो चलचित्र जैसा लेखन है, सांस लेता हुआ सौंदर्य है। और ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मतलब वास्तव में, मतलब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में आज से मान लीजिए करीब 30 साल पहले, 35 साल पहले मित्रों मरजानी पढ़ा था, डार से बिछुड़ी पढ़ा था पूरा, और बड़ा सम्मोहित हुआ मैं, क्योंकि एक ऊर्जा है उसमें, आपको वो स्थिर नहीं रहने देंगे, आपको ऊर्जस्वित कर देंगी। वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो ब्यूटी कहाँ से आती है? वो पंजाब से आती है, इस धरती से आती है। ये फिर कल की तरह एक पॉलिटिकल बयान नहीं है मेरा। मैं यहाँ आके बड़ा सम्मोहित हुआ। मतलब यहाँ जो लोग मुझे लेने आए स्टेशन पर, उनकी हाइट, और जो स्त्रियां हैं मिलती हैं यहाँ, उनकी हाइट और उनका मतलब पुरुष भी और स्त्रियां भी, दोनों का रूप और दोनों की कद काठी सौंदर्य देख के बड़ा अभिभूत होता हूँ मैं। अब मेरे पास नहीं है तो क्या मैं सराहना भी नहीं कर सकता। और जो चीज़ नहीं होती है उसकी सराहना ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब आप लैग कर रहे हैं तो आप कम से कम मेरे सीने में न सही, दुष्यंत कुमार का शेर है, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो आग यहाँ जल रही है,
केवल पंजाब में चल रही है। ऐसा मैं कहना चाहता हूं भारत में। बाकी जगह तो रुपया बांट के जीत गए, तेलंगाना में कांग्रेस भी रुपया बांट के जीती है, केवल भाजपा नहीं बांट रही रुपया। ये एक नया फार्मूला है। पूरे देश की जनता को याचक बना दिया गया है, भिखारी बना दिया गया है, और मेहरबानी उस पर की जा रही है, और ब्राइबिंग की जा रही है। 10-10 हजार रुपए की बाकायदा रिश्वत डाली जा रही है अकाउंट में, और वोट लिए जा रहे हैं। पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो चुका है। लोकतंत्र का सारतत्व, अरुंधति रॉय ने लिखा है, निकल चुका है, खोखला है वो। कल एक वक्ता कह रहे थे, आपत्ति कर रहे थे राजा जैसे शब्दों पर, कि राजा शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है। अरे भाई, वही चल रहा है, राजतंत्र ही चल रहा है। ये राजतंत्र के शिल्प में लोकतंत्र चल रहा है। मैं नहीं मानता हूं इसको लोकतंत्र। मैं उस धरती पर बोल रहा हूं जहां के कवि पाश मेरी स्मृति में, मेरी अस्थिमज्जा में धड़कते हैं, जो लिखते हैं। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उन्होंने लिखा था, आज अगर उसकी मृत्यु के शोक में सारा देश शामिल है तो उस देश से मेरा नाम काट दो। तो वो आग यहां जल रही है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और कैसे रहता हूं, मतलब पिछले 10-11 साल से लग रहा है जैसे अपने ही देश में परदेसी की तरह रह रहा हूं, एक अजनबी की तरह रह रहा हूं, एक स्ट्रेंजर की तरह भयभीत रहता हूं। जुलूस जब देखता हूं सड़कों पर, इसी के जुलूस, कभी विश्व हिंदू परिषद का, कभी आरएसएस का, उसकी परेड चल रही है, विश्वविद्यालयों में चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये लोग मतलब कभी भी मुझे भी मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी भी समय किसी की भी हत्या हो सकती है। एक ऐसे खूंखार समय में हम रह रहे हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा एक संग्रह आया था 2023 में, काजू की रोटी, राजकमल से। पूरे किताब का पंजाबी अनुवाद आ गया 1 साल के अंदर। यूपी में भले कोई ना पूछ रहा हो मुझे, लेकिन पंजाब में इतनी पूछ तो है कि बिना किसी पुरस्कार के मिले पूरा संग्रह एक दूसरी भाषा में अनुदित किया ऋषि हृदयपाल जी ने। तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूं, उस आग का एक सबूत पेश कर रहा हूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। क्योंकि महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि अगर आत्महत्या करनी हो तो अपनी तारीफ करनी चाहिए। आत्महत्या के बराबर गुनाह कहा है आत्म प्रशंसा को, तो वो नहीं करना चाहता। कृष्णा सोपती के बारे में मैंने अपने, तो यहाँ के सौंदर्य से, यहाँ की प्रकृति से मैं इतना अभिभूत हुआ कि मुझे लगा कि अगर आपको कृष्णा सोपती को समझना है तो पंजाब की यात्रा करनी पड़ेगी। उसके बिना वो समझ में आएंगी नहीं कि उनके साहित्य में सौंदर्य क्यों धड़कता है, उनके साहित्य में इतनी जिंदा दिली क्यों है, इतनी आग क्यों है, इतना रोशन क्यों है वो लिटरेचर, इतनी उसमें युयुत्सा क्यों है, यानी लड़ने की आकांक्षा क्यों है। तो वो पंजाब आके पता लगता है। और यहाँ आके एक गालिब की गज़ल है, तो उसके कुछ शेर रख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ आके देखता हूँ तो वो गज़ल में, कल उसको मैं इनके सुमेल जी के सामने उसके कुछ दूसरे शेर सुना रहा था, आज मैं उसके कुछ दूसरे शेर सुना रहा हूँ। यहाँ आके आप देखेंगे तो आपको वो सौंदर्य भी दिखेगा जो कृष्णा सोपती की रचनाओं में है। जैसे एक शब्द प्रयोग करती हैं वो देह के लिए, वैसा शब्द आपको हिंदी के किसी राइटर में नहीं मिलेगा। देह है, गोरे रंग की देह है ना, तो आपको गोरा रंग और उज्जवल रंग और फलाना ढिमाका ये सब मिलेगा, लेकिन वैसा शब्द नहीं मिलेगा, किसी भी राइटर में नहीं मिलेगा। तो एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने, दुद्धा देही। ये मैंने पढ़ा था अपनी स्टूडेंट लाइफ में।
और मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। उससे मेरी आत्मा आज तक रोशन है, दुग्धा देही। और अभी जैसे एक अंश सुना रही थी बलप्रीत जी कि जैसे छातियों में दूध की बूंदें ढलक रही हैं एक स्त्री के, इस तरह का है अंश। यहां आके भी आप देख सकते हैं, जो गालिब पता नहीं यहां आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजाओ इशवाओ अदा क्या है, शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, जुल्फें घुंघराली क्यों हैं, सुगंधित क्यों हैं, निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है, आंखों में सुरमा सा क्या लगा हुआ है लोगों के। मैंने देखा भी है सुरमा, मतलब केवल कविता में नहीं है। शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है, सब्जाओ गुल कहां से आए हैं, ये हरियाली और फूल कहां से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, बादल क्या चीज है, हवा क्या है। और अंतिम शेर इस धरती को आप लोगों को समर्पित करता हूं, गालिब का, जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो ये चीज, और दूसरी चीज ये कि एक व्यक्तित्व सही की तलाश में मुक्तिबोध को ढूंढती हैं, वो रिक्रिएट करती हैं उनको अपनी किताब में, क्योंकि जो सच्चा होगा वही सुंदर होगा, वही मंगलकारी होगा। ये सत्यम शिवम सुंदरम नाम की जो चीज़ भारत में चलती है, इन तीनों को अलग अलग लोग समझते हैं, लेकिन अलग अलग हैं नहीं, इंटर रिलेटेड हैं। जो सत्य होगा वही शिव होगा, शिव माने मंगलकारी होगा। शिव का अर्थ वो भगवान शंकर से नहीं है, अगर है भी तो शंकर को तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का देवता कहा है, अपने लेखन में कहा है, बाद में कहा है कि उनको ब्राह्मणवाद ने हाईजैक कर लिया। तो खैर, आगे भी है, आगे कह रहे हैं आगे भी मौका मिलेगा। तो मैं आपको मित्रों का एक अंश सुनाता हूं। अच्छी भली कसी कसाई गदराई देह थी बहू की, एकाएक इतनी दुबली हो गई। कई क्षण अपलक बहू की ओर तकती रही, मुंह आगे कर कुछ कहना चाहा, पर निगाह मित्रों की बड़ी बड़ी कटोरी आंखों पर ठिठक गई। ये आप देखिए किस तरह का चित्रण है। अगले पेज पर एक लाइन देखिए, नद नदिया सी खुली डुली बहू। मतलब दरिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पंजाब झेलम चनाब वहीं आके समझ में आता है। नद वही नद हैं, झेलम चनाब ब्रह्मपुत्र, नदियां नहीं। नद नदिया सी खुली डुली बहू। फिर मैंने आपसे कहा था कि जिंदा दिली होगी, सौंदर्य होगा, उसकी धड़कन होगी, हर्ष होगा, लेकिन एट द सेम टाइम करुणा भी मिलेगी, एक ही लाइन में मिलेगी। नद नदिया सी खुली डुली बहू, आज अंधेरी कोठरी सी गुमसुम क्यों है, अंधेरी कोठरी सी गुमसुम क्यों। इसके बाद युत्सा देखिए आप, एक ही पैराग्राफ के बाद, सुनकर मंजली ने सिर क्या उठाया कि खूंखार शेरनी सी झपट पड़ी। खूंखार शेरनी सी झपट पड़ी, ऐसे ही झपटी थी ज्ञानपीठ पर कृष्णा सोपती। जब नया ज्ञानोदय पत्रिका में हिंदी की लेखिकाओं के लिए एक लेखक ने छिनाल शब्द का प्रयोग किया था, तो कृष्णा सोपती ने उसके खिलाफ एक बहुत ही तीखा लेख जनसत्ता में लिखा था। और ज्ञानपीठ के
जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि इस साल तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने जा रहा था, लेकिन वो ये कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी, इसलिए इस साल नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो कृष्णा जी तो बड़ी राइटर थी, तो 2-3 साल बाद फिर मिला उन्हें ज्ञानपीठ। फिर वो शायद किसी पॉलिटिकल लीडर की प्रेजेंस में दिया जाने वाला था, तो कृष्णा जी ने मना कर दिया, हम नहीं उसमें जाएंगे। तो ऐसी थी वो। उन्होंने 2010 में पद्म भूषण अवार्ड भी अस्वीकार कर दिया था और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी लौटा दिया था, क्योंकि कलबुर्गी की जो हत्या हुई थी उस हत्या पर साहित्य अकेडमी के जो अध्यक्ष थे और उसके जो प्रबंधक निज़ाम देख रहे सचिव वगैरह, वो एक शोक सभा तक करने को तैयार नहीं हुए। इसके विरोध में कृष्णा सोपती ने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी लौटा दिया था। एक अंश बलप्रीत जी ने पढ़ा है, उसके मन में क्या है वही जाने, पर तन उसके तो ऐसी प्यास व्याप्ति है कि 100 घट भी थोड़े। ये क्या चीज है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके बारे में हिंदी के एक आलोचक ने, जिनका नाम गोपाल राय है, उन्होंने जिंदगी नामा के बारे में, उसके गद्य के बारे में एक बात कही थी जो कृष्णा सोपती के समूचे लेखन पे लागू होती है, कि उनका गद्य ऐसा है, इतनी सुंदर बात है, इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अद्भुत है वो। इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन कृष्णा सोपती के बारे में मैंने कहीं सुना या पढ़ा नहीं है। ऐसा प्रोज लिखती हैं जैसे सत्तू और शैंपेन मिला दिए गए हों। तो सत्तू तो है, दुद्धा देही जहां पढ़ेंगे आप, वो सत्तू है, लेकिन शैंपेन क्या चीज है? शैंपेन मेरे दोस्तों कोई शराब का नाम नहीं है शराब का नाम, लेकिन जब ये कहा जा रहा है तो वो प्रयोग मेटाफोरिकल है, रूपकात्मक है। उसका अर्थ है कि एक अल्ट्रा मॉडर्न दृष्टि है उनके पास, जिसको शैंपेन कहा गया। इसीलिए वो मित्रों अपनी सास से कह देती है कि तुम्हारे लड़के में कुछ है नहीं। मैं वो अंश जरूर सुनाऊंगा। तो इसमें क्या लाइन है, बालों ने लड़की की ओढ़नी तले उभरे 2 जोबन देखे। इस तरह का मैंने गालिब की लाइनें सुनाई थी आपको। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजाओ इश्वाओ अदा क्या है, शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है। वो सौंदर्य भी है कृष्णा जी के यहाँ, और वो सौंदर्य भी है जिसकी चर्चा मीर करते हैं, गालिब नहीं करते हैं, मीर करते हैं। मीर का शेर है, मीर के शेर में जो यौवन है, यौवन का जो उभार है, वो आपको कृष्णा जी में गालिब भी मिलेंगे, मीर भी मिलेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। और मीर का शेर मैं इस लाइन के संदर्भ में कोट कर रहा हूं, क्या लुत्फे तन छुपा है मेरे तंग पोश का। वो तंग कपड़े पहने हैं तो उसका क्या लुत्फे तन, यानी कि क्या फिजिकल ब्यूटी है उसमें छुपी है, तंग कपड़ों में। क्या लुत्फे तन छुपा है मेरे तंग पोश का, उगला पड़े है जामे से उसका बदन तमाम। तो वो चीज आपको कृष्णा सोपती के गद्य में उस तरह का सौंदर्य मिलेगा। तो हाँ, तौबा रे हुस्न यार की, हाँ हाँ, कि खुद ब खुद। जी जी जी। तौबा के क्या है यार, वो तौबा के ये जिस कवि को कोट कर रहे हैं सुमेल जी, वो कानपुर के हैं। अच्छा। और उनका नाम है हसरत मोहानी। अच्छा। कानपुर में रहते थे। और जो नारा भगत सिंह ने लगाया था, अच्छा किया आपने याद दिला दिया मुझे, इंकलाब जिंदाबाद लगाया था भगत सिंह ने। वी सैल्यूट भगत सिंह, आई सैल्यूट हिम। लेकिन इस नारे को ईजाद किसने किया था? हसरत मोहानी ने। उन्हीं की लाहौर में वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें जो स्वराज का प्रस्ताव रखा गया
उसके लिए हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था, कॉइन किया था। बाद में भगत सिंह ने उसको लगाया था वो नारा। तो उनका है तौबा रे हुस्ने यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। ये भी गजल मेहंदी हसन ने गाई है। तो मैं एक मुझे मिल गया था, लेकिन ये लगता है कि कुछ मेरी बेइज्जती कराएंगे, मतलब मैं ही अपनी बेइज्जती कराऊंगा। ये अंश है कि जिसमें वो कहती है बहू अपनी सास से, मैंने मार्क किया हुआ है। ये हाँ शायद 66 पेज है, 66 है। अगर आप वो उसकी बात हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ ये शैंपेन है, ये शैंपेन है। ओके। बहू मेरा सरदारी लड़के का नाम है, स्वभाव का कड़वा है पर जी का बुरा नहीं, मालिक करे तेरी गोद भी बाल बच्चे पड़ें तो आप ही गबरू ढंग पे आ जाएगा। क्योंकि मित्रों उदास रहती है, खुश नहीं रहती है, तो उसको लगता है कि अभी संतान नहीं हुई है और लड़का मेरा इसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन जिस सेंसुअलिटी की या सेक्सुअलिटी की बात बलप्रीत जी ने भी की थी, उसका इसरार करती हैं कृष्णा सोबती। वो बहुत ही अवागार्द किस्म का काम है, वो शैंपेन जैसा काम है। वो केवल सत्तू नहीं है, सत्तू और शैंपेन है। मित्रों ने सास की ओर देखा तो देखती ही चली। अब सुनिए, इसी अंश से मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, नहीं तो सुमेल जी कुछ शब्दों से आगे बढ़ के कुछ करेंगे। आंखों में मानो कोई आग लपलपाती हो, आंखों में, मैं कहा ना कि यहां आग जल रही पंजाब में, आंखों में मानो कोई आग लपलपाती हो और कंठ ऐसा कि तेज धार वाली दराती हो। सुरखरू हो बैठो अम्मा, तुम्हारे इस बेटे के यहां कुछ होगा तो मित्रों चूहड़ी के पैरों का धोवन भी पी कर अपना जन्म सफल कर लेगी। तुम्हारे बेटे के यहां कुछ होगा तब ना। सास की छाती पर बिना हथौड़ा मारे ही बहू ने कील ठोंक दी। बहुत जबरदस्त है। छटपटाती छाती हुड़क हुड़क हाहाकार करने लगी। मुझे लगा था, मुझे जब बलप्रीत जी ने एक अंश नहीं सुनाया तो मुझे इनको देखकर और इनकी इतनी अच्छी आवाज़ सुन के मुझे लगा कि इतने असुविधाजनक अंश को वो अपने सौंदर्य के अनुरूप नहीं मान पा रही होंगी। तो मैंने सोचा कि ये असुविधाजनक काम मैं कर दूं, छाती पर कील ठोकने वाला, जो कृष्णा सोबती ठोकती है। जैसा कि आलोक धनवा ने कहा है, हर बड़ा राइटर, कोई बड़ा राइटर राहत नहीं देता, चैलेंज करता है, आमंत्रित करता है और अपने जादू से मुतमईन करता है। वो काम कृष्णा जी पूरी जिंदगी बराबर करती रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया पंकज जी का भी। और इस शुक्रिया में ये भी है कि जो अगली बैठक हमें 3 बजे शुरू करनी थी और 2:50 हम क्रॉस कर गए हैं, और इस बीच में खाने नाम का भी एक कोई रास्ते से होके हमें लौट के आना है। तो पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया। ये सत्तू और शैम्पेन और सही होने की जो जुस्तजू है, जिसको उन्होंने निभा के दिखाया, और अपने सारे जो उनकी जो कथाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको बुना है, वो एक बाब उन्होंने खोला है। और इसीलिए वो वारिस शाह कहते हैं कि इश्क पीर फ़कीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा पला रंजूल मियाँ।
तो भाई हमारे लिए तो वो पंजाब की पीर हैं, इससे कम उनका दर्जा हम नहीं मानते अपने लिए। और तारा सिंह कामिल एक पंजाबी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनके पास भी सत्तू और शैम्पेन जैसा कुछ केमिस्ट्री हमें मिलती है। और वो कृष्णा सोपती की एक इंटरव्यू करने उनके पास पहुंचे थे, उस इंटरव्यू को उन्होंने किया है और उसमें से जो पंजाब के प्रति लगाव में कृष्णा सोपती बोलती हैं और ख़ुद अपने बारे में और अपनी शैली के बारे में, मैं सिर्फ आपसे 10 मिनट लूँगा, उसके बाद हम लोग खाने की तरफ बढ़ते हैं और आगे का जो सारा है, लेकिन मुझे लगा ये ज़रूरी है, 10 मिनट से कम भी हो सकते हैं। पंजाबी में है, उन्होंने दा अनुमान रखा कृष्णा सोपती ਲਈ ਚਾਨਣ ਦਾ रुख। सिकंदर ने हिंदुस्तान उत्ते हमला किया, उसने गुजरात फतेह करके इत्थे एक गवर्नर नियुक्त कर दिता। गुजरात का यह गवर्नर सोबती सी। पंजाब अंदर जिन्ने सोबती गोत्री हैं उन्हां सब दा उसे गवर्नर दे खानदान नाल नाता जुड़ जाता है। मैं लखनऊ रोड की वो कोठी तलाश की थी जिथे कृष्णा सोपती रहिंदी सी। एक बच्चे ने कहा वो पौड़ियां चढ़ जाओ, सब तो उतला फ्लैट उन्हां दा है। सब तो उतले घर का मैं बूहा खड़काया, बूहा खुला ही सी। मैं दहलीज़ां टप के विहड़े वर्गी छत उत्ते जा पुजा। कमरियां दे छज्जियां नाल लटकदियां चिकां जोरदार हवा नाल उड़ रहीआं सन। रसोई अगे लटकदी चिक उड्डी, उत्थे कोई नहीं सी। मैं घंटी वजाउणी चाहुंदा सां पर कोई घंटी नहीं सी। चिक फेर उड्डी। काले दुपट्टे, काले कश्मीरी कुर्ते ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਘੁੱਟਵੇਂ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੀਮਤ ਦਿਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਹਟਾਏ ਤੇ ਚਿੱਕ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਸੀ, ਨਿਰਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੱਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਤ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਮੇਜ਼ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉੜੇ, ਪਾਮ ਤੇ ਥੋਹਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਠੰਡੀ ਭਿੱਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਕਰਾਈ। उस पूछा, की पियोगे, चाह, कॉफ़ी के ठंडा? ठहर के, कॉफ़ी? पर अजे कुछ नहीं, तुसी निश्चिंत बैठो, मैं आपे मंग लवांगा। मैं कहा, बिल्कुल पंजाबियां वांग ही ठीक रहेगा। कृष्णा सोपती ने आख्या, तुसी दिल्ली विच कदों तो रहिंदे हो? ये पिंडां वाले जानते हैं कि रहिंदे हो ते रहिंदे हो, ये विच की हो जाता इन्नी गल च। यही हमारा सत्तू और शैम्पेन है। रहिंदे हो हमारी शैम्पेन है, रहिंदा कित्थे है ये हमारा सत्तू है। तुसीं दिल्ली विच कदों तो रहिंदे हो? 1942 तो। मैं सोचा ये रहिंदे हो तां मैं पुछना सी, तारा सिंह किहड़ा घट ने। ये रहिंदे हो तां मैं पुछना सी, तुहाडा जन्म किस थां दा है? अगला प्रश्न मैं पकड़ लिया, गुजरात, जिहड़ा पंजाब विच है। तां ते तुसीं सोहणी दे पिंड दे होए ना, सोहणी महिवाल की सोहणी वहीं से हैं, तां ते तुसीं सोहणी दे पिंड दे होए ना। मैं कहा, खालिस। कृष्णा जी कहंदे है, असीं हुण तारा सिंह अपने चढ़ रहा है, कहंदा असीं पहला निंदा कर लईए तां कैसा रहेगा? मैं तजवीज़ रखी। उन्हें मुस्कुरा के आख्या, शुरू करना ही मुश्किल हो जाएगा। मुस्कुराउंदियां कृष्णा सोपती दे चेहरे उत्ते एक दानाई जही उजागर हो गई। उस दे गोल चेहरे उत्ते तेज अखां इस दानाई नूं उंगली लाई फिरदियां सन। एक हिंदी साहित्यकार ने जो पंजाबी है मैनू दस्या सी, पंकज जी ने उसकी तरफ इशारा किया है, उस दे कोल शमलियां वाले घोड़ सवार हत्थां विच 3-3 फुकटियां पकड़ के जांदे हन ते वो घोड़े किरपाना खो उन्हां दे शमले पुट के हथ फड़ा दिंदी है। वो अग है, अग दहकदी हुई, खौलदी,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦੋਸਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਰੱਬ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, क्या बात है। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਹਾ ਲੈਣ, ਤੈਮੂਰ, ਬਾਬਰ ਜਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਜਣ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ, ਪਤੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਬਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੌਫਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਲੋਹੇ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਲੋਹੇ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੂਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕती है। जैसे आपने कहा कि सांस लेता हुआ सौंदर्य। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੜਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਗੂੰਜਿਆ, मैं खटकता हूँ दिलाए यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस फिर उन्होंने एक कीता कि एक बार असीं हल्द्वानी तो बरेली नूं सफ़र कर रहे सां, रस्ते विच 2-3 तहमतां वाले जट सिख चढ़े, तगड़े मंडासियां वाले। इस बस विच एक हिंदू थाणेदार भी सी। एक ने मेरे वल वेख के कहा, मंडासियां वाले चों, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। मैं पूछा ਤੁਹਾਡੀ कहानी यारों के यार, ये आपने भी कारवां में अपने राइटिंग में इसका जिक्र किया है, ये ज़रा सुनिया जे। मैं पूछा ਤੁਹਾਡੀ कहानी यारों के यार ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਚੋਦ, ਭੈਣ ਚੋਦ, याकड़ आदि। कि इन्हां तो बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती सी? लिखी जा सकती होएगी, पर मैं नहीं सा लिख सकती। मैं जो अनुभव करती हाँ वो लिखती हाँ। ਸਾਹਿਤ नाल फ्लर्ट नहीं किया जा सकता। ਸਾਹਿਤ कोई धर्म शिक्षा नहीं। एक गालियां मेरे नज़दीक अश्लील नहीं, सगों किरदारां दा ज़हनी ते समाजी पद्धर नियत करदियां हन। कृष्णा, मैं ये कह रहा कि कृष्णा जी के अंदर जो बारीकी है, जो सूखमता है, जिस कदर जाके वो गल नूं उहदी तंद नूं लिजा सकती है, ये पंजाबी लेखकां नूं ये तमीज़ भी सानूं आउणी चाहीदी है। सगों किरदारां दा ज़हनी ते समाजी पद्धर नियत करदियां हन। कृष्णा सोपती दे चेहरे उपर एक मां वर्गा जलाओ रूपमान हो रहा सी। उस दियां अखां सुनहरे फ्रेम विच सुकड़ गईयां ते रोशनी दा महीन बिंदु जापण लगियां। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੋਵਲਟ ਡਾਰ ਸੇ ਵਿਛੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਨਮ ਸੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ एंशेंट पंजाब दियां औरतां बारे लिखे हुए बयान पढ़ो कि वो की बयान करदियां ने कि ये बहुत उच्ची उच्ची हसदियां होइयां ताड़ी मारदियां ते ये बहुत खुली भाषा इस्तेमाल करदियां। ये सिकंदर पोरस तो पहलां दे वेलियां दी आह सानू पंजाबी औरतां दे बारे उदों दे मिल रहे ने ये रिकॉर्ड।
ਬੇਹੱਦ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਈਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਤੀਵੀਂ ਐਸੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੀਏ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗਾਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਘੂਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਚੀ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਯਾਰੋਂ ਕੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੀੜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਬਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ? ਕੀ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ, ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਦਾਰ ਜੀ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਰਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਮੁਰਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਅਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹ ਰੁਕੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਲ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਹਾਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਸੰਦ ਹਨ? ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੈਰ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੈਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀਅਨ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਗੂੰਜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਮ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀ ਦੀ ਠੂਠੀ ਵਾਂਗ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ 2-3 ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੀਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮੰਤਵ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਾੜੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਣੀ ਘਿਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਪਰੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਧੁੰਦਲਾ ਠੰਡਾ ਚਾਨਣ ਬਖੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਗਈ।
ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਹਿਮੀ ਖੜੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੋਟਾ ਭਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੋਟਾ ਭਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਅਲਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੀਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੌਫਨਾਕ ਚੀਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਟਾ ਭਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਮੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਔਰ ਪੰਕਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਮਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਓ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਅਲਜਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਨਪਦਾ,
किस तरह वो अपने एक आशिक एक प्रेमी दे रिश्ते प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते ਨੂੰ ਉਹ किस तरह अगे निभाते हैं जो वो नहीं निभाते अपनी अगली जनरेशन ਨੂੰ अगे करते हैं तो वो मैनू बहुत वधिया लग्या नावल बहुत सोहना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा पंजाब ਦਾ मतलब आई कैन से कि पंजाब ਦਾ रहन सहन ਦਾ ढंग तौर तरीके उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्शाए और वो ਜਿਹੜੀ जो उन्होंने हस्ती सी जसवंत सिंह कंवल जी की जो हस्ती सी वो मैनू लग्या कि मैं उन्होंने अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो बहुत बहुत डूंगे सोचवान से अलजबरा का कुछ भी उन्होंने सामने नहीं सी वो एक परमात्मा वालों बहुत बड़ा काम करने वास्ते इस दुनिया के विच पैदा होए और साढ़े सामने सानू एक एग्जाम्पल पेश करके गए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि ये जड़ा पूर्णमाशी का पंजाबी जोड़ मिला ठुड्डीके दे विच जड़ा लिखा गया ना पंजाबी हुसन इखलाक दा सिरनावा ये 100% करेक्ट टुकदा मेरे हिसाब नाल। सो मैं इन्हां शब्दां नाल आप सबदा धन्नवाद। प्लीज ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜਬੜੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਓ। ਦੋਸਤੋ 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ 3:15 ਵਜੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂਸਿਆਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਪਾਠ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ